नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका एससीएफ ऑफिसर एकेडमी में। आज हम 14 जनवरी का जो करंट अफेयर्स है वो लेके आए हैं। वो ये खासकर RIMC, RMS और NDA एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। चलिए हम पढ़ते हैं और अच्छे से पढ़ते हैं क्योंकि हमें एग्ज़ाम देना है। RMS का पोस्टपोन्ड हो गया है, जून में आपका RIMC लगा हुआ है और फिर NDA लगा हुआ है, तो ये तीनों एग्जाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पेपर है। चलिए बच्चों हम आप पढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है हमारा वो क्या है, साइप्रस डिटेक्टेड न्यू डेल्टा क्रॉन कोविड वेरिएंट। देखिए साइप्रस में एक नया कोविड का वेरिएंट मिला हुआ है जिसका नाम क्या है बेटा, डेल्टा क्रॉन। नया वेरिएंट आ गया है साइप्रस में, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये म्यूटेट हो चुका है और अभी तक कौन सा था, और साउथ अफ्रीका में हमें बेटा क्या मिला था, साउथ अफ्रीका की अगर बात की जाए तो अफ्रीका में हमें क्या मिला था बेटा, ओमिक्रॉन। क्या मिला था बेटा, तो ओमिक्रॉन हमारे यहाँ पे अभी फैला हुआ है ऑलरेडी। और लेकिन अभी मैं बात करूं न्यू, अभी रिसेंटली 14 अगर जनवरी की बात करूं तो फिर डेल्टा क्रॉन आ चुका है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि डेल्टा क्रॉन कहाँ आया था, ओमिक्रॉन कहाँ आया था, तो ये आपको याद रखना है। कोविड-19 कहाँ आया था, तो ये आपको याद रखना है बेटा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसके बारे में क्या क्या खास है वो सारी चीजें देख लेते हैं। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, साइप्रस हैज डिटेक्टेड अ न्यू वेरिएंट डेक्ट्रॉन that is the similar genetic background to the delta variant coupled with the 10 mutation from the omicron। ध्यान रखना है आपको बेटा, ये ओमिक्रॉन का ही एक ब्रांड है डेल्टा क्रॉन, और यहाँ पर 10 क्या हो गए, 10 बार म्यूटेशन हो चुका है। किसका, ओमिक्रॉन का, उसी से ये बना हुआ है। ये म्यूटेट का मतलब होता है ये अपनी जेनेटिक जो सिचुएशन है उसको बदलता रहता है, जिससे कि हमारे अंदर जो रक्षक कोशिकाएं हैं वो इसका नुकसान ना पहुंचाए। ठीक है, द वेरिएंट हैज द ऑलरेडी अफेक्टेड 25 पीपल इन साइप्रस, और इससे कितने 25 लोग बीमार हो चुके हैं। कहां पर, साइप्रस में। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर लियोनिडास कोस्ट्रेक्सिस, द हेड ऑफ द लेबोरेटरी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड मोलिकुलर बायोलॉजी एट द यूनिवर्सिटी ऑफ साइप्रस, और इन्होंने इसको खोजा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या हैं इसके लिए, कुछ हमें इंपॉर्टेंट हैं वो मैं आपको बता देता हूं परीक्षा में साइप्रस से जुड़े हुए और क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं। तो सबसे पहले साइप्रस कैपिटल क्या है बेटा, साइप्रस की निकोशिया। कैपिटल कहां पर है इसकी, निकोशिया में इसकी कैपिटल है। दूसरा क्या है, करेंसी क्या है साइप्रस में, ये यूरो चलती है यहाँ पर, और ये किस कॉन्टिनेंट का है, यूरोप का है। देखिए बेटा एक चीज का ध्यान रखना है, कोई भी कंट्री में अगर करेंसी यूरो है तो वो यूरोपियन कंट्री होगी, ये बिल्कुल आप निश्चित रखना। अगला क्या है, साइप्रस प्रेसिडेंट कौन सा है, निकोस एंटोसियाडिस। ठीक है, ये ध्यान रखना है बेटा। और अभी नया वेरिएंट और आ गया है ओमिक्रॉन का, अगला 10 म्यूटेशन वेरिएंट है डेल्टा क्रॉन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे देखते हैं 18 कच्ची लेमन फेस्टिवल बिगन्स इन मणिपुर 2022। बेटा ये क्या है, थोड़ा सा सुन लीजिए इसके बारे में। कच्ची लेमन एक फेस्टिवल होता है, मणिपुर में होता है। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और यहाँ पर जो लेमन से जुड़े हुए प्रोडक्ट होते हैं उनके लिए एक फेस्टिवल रखा गया है। इसमें दिया क्या है, 18th edition of the 2 days long कच्ची लेमन फेस्टिवल बिगन इन मणिपुर एट द लोकल ग्राउंड ऑफ कच्ची विलेज। देखिए ध्यान रखना है, कच्ची विलेज है, ये कहाँ से शुरुआत हुआ था फेस्टिवल, कच्ची विलेज से। इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो इसलिए इसको थोड़ा सा हम अंडरलाइन करेंगे। इन युकरूल डिस्ट्रिक्ट, और कौन सी डिस्ट्रिक्ट है ये, मणिपुर में युकरूल डिस्ट्रिक्ट है। दिस ईयर द फेस्टिवल इज द बिगन ऑर्गेनाइज्ड अंडर द थीम ऑर्गेनिक कचई। इस साल की थीम क्या थी बेटा, 11 फॉर सेफ इन्वायरमेंट एंड रूरल ट्रांसफॉर्मेशन। ये इस साल की इसकी थीम है, और इसके तहत ये फेस्टिवल बनाया गया है क्योंकि यहाँ पर भी ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली होती है और लोगों को नुकसान नहीं पहुँचाती है। तो ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर द 11 फार्मर्स विल बी हेल्ड टुमारो एज पार्ट ऑफ द फेस्टिवल। और इसमें क्या होता है, एक ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा जाता है जिसमें उनको बताया भी जाता है, वहाँ के जो फार्मर्स होते हैं उनके साथ में ये सारे फेस्टिवल चलता है। 2 डेज का रहता है।
आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें क्या है जो परीक्षा के लिहाज से। तो देखिए चीफ मिनिस्टर कौन है मणिपुर का, एन बीरेन सिंह, ध्यान रखना है चीफ मिनिस्टर ऑफ मणिपुर एन बीरेन सिंह। गवर्नर कौन है, लेफ्टिनेंट गणेशान लगनीशान, ठीक है, लेफ्टिनेंट गणेशान, गवर्नर लेफ्टिनेंट गणेशान। ओके आगे चलते हैं। AICD गेट्स अप्रूवल टू होल्ड फर्स्ट वर्ल्ड डीफ T20 क्रिकेट चैंपियनशिप 2023। तो बेटा ध्यान रखना है ओलंपिक जो होने वाला है 2023 में, वहां पर इसको ऑल इंडिया स्पोर्ट काउंसिल ऑफ द डीफ हैज द गॉट अप्रूवल फॉर इंटरनेशनल कमेटी ऑफ स्पोर्ट फॉर द डीफ टू होस्ट द फर्स्ट वर्ल्ड डीप T20 क्रिकेट चैंपियनशिप इन केरला। और इसको कौन कर रहा है बेटा, केरला कर रहा है। जनवरी 10 से और 20 जनवरी तक चलेगा और ये 2023 में चलेगा। दिस चैंपियनशिप वाज द प्लान टू बी द कंडक्ट इन द 2021 बट ड्यू टू द सडन आउटब्रेक ऑफ कोरोना वायरस इट इज द पोस्टपोन फर्स्ट टू 2022 now fixed for 23. A minimum 8 countries are expected to take part in the championship and this is the kind of international events of being held in India the approval of ICSD for the first time। देखिए ये गेम है हमारे क्रिकेट में होता है, एक ट्रॉफी तरीके से देख सकते हैं, पहली बार इंडिया में हो रही है और ये केरला स्टेट इसको होस्ट करने वाला है और 10 से 20 जनवरी तक ये चलेगा। 22 में भी होगा और 23 में भी होगा, ये ध्यान रखना है। और केरला इसका क्या है, स्पॉन्सर है, मतलब होस्ट करने वाला है इसको। आगे देखते हैं इसमें इंपॉर्टेंट क्या होगा बेटा, वो थोड़ा सा देख लीजिए। इंपॉर्टेंट में इंटरनेशनल कमेटी ऑफ स्पोर्ट फॉर द डीप फाउंडेड कब बना था ये, 1924। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ स्पोर्ट फॉर द डीप हेडक्वार्टर मैरीलैंड USA में है इसका। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ स्पोर्ट फॉर द डीप प्रेसिडेंट रिबिका एडम, ये इसके प्रेसिडेंट हैं। तो ये कुछ खास है इसके लिए, परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो याद करना है आपको। चलिए आगे देखते हैं बेटा, आगे हम क्या करने वाले हैं इसमें। देखिए बेटा, इसरो सक्सेसफुल टेस्ट द साइरोजेनेटिक इंजन फॉर द गगनयान रॉकेट। देखिए गगनयान रॉकेट बना है, इसके लिए एक इंजन बनाया गया है, उस इंजन का नाम क्या है, साइरोजेनिक एक इंजन है फॉर गगनयान रॉकेट के लिए। और ये इसरो के द्वारा गगनयान एक मिशन भेजा जा रहा है, उसमें एक रॉकेट का इस्तेमाल करने वाले हैं, इस रॉकेट के लिए बनाया गया है। तो यहाँ पर कुछ खास बात है क्योंकि ये जो रॉकेट बनाया गया है, इंडियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली कंडक्ट द क्वालिफिकेशन टेस्ट ऑफ क्रायोजेनिक इंजन फॉर द गगनयान प्रोग्राम फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 720 seconds एट इसरो प्रोपल्जन कॉम्प्लेक्स IPRC महेंद्रगिरी तमिलनाडु। और ये ध्यान रखना है महेंद्रगिरी तमिलनाडु में इसका लॉन्च किया गया था, इसका कह सकते हैं इसका ट्रायल किया गया था, वहाँ पर ये सक्सेसफुल हो गया है। और अब हमारे पास एक नया टेक्नोलॉजी का इंजन आ गया है जिसका नाम क्या है, क्रायोजेनिक इंजन। क्या नाम है इसका, क्रायोजेनिक इंजन है, ठीक है। इसको क्रायोजेनिक इंजन बोलते हैं, इसके लिए हम लंबे समय तक काम कर रहे हैं, लेकिन ये पहले से हमारे पास था, लेकिन इसका उन्नत यानी कि इसका और अच्छा हमने इसको मॉडिफाइड किया है, उसका ये ट्रायल था। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है इसमें। 14 का जो करंट अफेयर अगला दिया है, रघुवेंद्र तनवार अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ ICHR। देखिए ध्यान रखना है, भारत आयुष मंत्रालय बोला जाता है ICHR, और जब भी कोरोना वगैरह होता है या कुछ भी होता है तब इसके बारे में जरूर बताया जाता है कि ICHR या आयुष मंत्रालय ने कहा है कि कोरोना के कितना प्रभाव रहेगा, उसने घोषणा की है, ये वो तमाम तरीके की बातें होती है। तो ये ICHR ये वही है जो हम पढ़ रहे हैं, और इसके जो नए हैं जो इसके जो चेयरमैन कह सकते हैं वो बन गए हैं रघुवेंद्र तनवार, ठीक है, ध्यान रखना है। और ये है क्या, मेन चीज क्या है, तो प्रोफेसर इमेरिटस द कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी रघुवेंद्र तनवार हैज बीन द अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ द इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च ICHR। Tanwar appointment for the period of the 3 years from the day assumes the office of the chairman of the council of until further the Oral Tanwar, who joined the Kurukshetra University as a lecturer in August 1977, has the outstanding academic record with the 2 gold medals in MS history। देखिए ध्यान रखना है,
और ये किसके लिए काम करता है, हमारा हिस्ट्री के लिए काम करता है। इंपॉर्टेंट इसमें क्या रहेगा कि इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्ट्री रिसर्च फाउंडेशन कब हुआ था, 27 मार्च 1972। ये पूछा जा सकता है इस बार, क्योंकि ये रिसेंटली घटना है, तो वहीं से जीके बनाया जाता है। दूसरा क्या है, इंडियन काउंसिल ऑफ द हिस्टोरिकल रिसर्च हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका, न्यू दिल्ली में है। ठीक है, तो ICHR समझ में आ गया, इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्ट्री रिसर्च, इसके लिए ये बनाया गया है। आगे चलते हैं, अब इसमें हम आगे चलेंगे। अगला दिया हुआ है बेटा, ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड 2021 HDFC बैंक एज अ बेस्ट प्राइवेट बैंक इन इंडिया। ये अवार्ड मिला हुआ है 2021 में, किसको, HDFC बैंक में, प्राइवेट बैंक ऑफ द बेस्ट ईयर या बेस्ट बैंक ऑफ प्राइवेट सेक्टर। तो देखिए HDFC बैंक है और इसमें क्या खास है वो भी देख सकते हैं, बेस्ट प्राइवेट बैंक इन इंडिया है द ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग, और ये ध्यान है, ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड 2021 हुआ है विच वॉज द ऑर्गेनाइज्ड बाय द प्रोफेशनल वेल्थ मैनेजमेंट, यानी कि प्रोफेशनल वेल्थ मैनेजर VWM इन अ वर्चुअल सेरेमनी। VWM इज अ वेल्थ मैनेजमेंट मैगजीन पब्लिश्ड बाय द फाइनेंशियल टाइम्स ग्रुप। ध्यान रखना है, ये कौन पब्लिश करता है इसको, फाइनेंशियल टाइम्स ग्रुप करता है, और उसमें इसको बेस्ट ग्लोबल प्राइवेट बैंक अवार्ड 2021 जीता है, और वो बैंक का नाम क्या है, HDFC बैंक। इसमें कि इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन और बन सकते हैं, तो HDFC बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुंबई में है। ये कब फाउंड की गई थी, 1994। तो ये थोड़ा सा इसका बेस्ट बन सकता है कि इससे जुड़े हुए और क्वेश्चन कितने बन सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। चलिए आगे देखते हैं बच्चों कि आगे क्या है करंट अफेयर में, हमें क्या और देखना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं HDFC बैंक की CEO कौन है, शशिधर जगदीशन। अगला है HDFC बैंक चेयरमैन कौन है, अतनु चक्रवर्ती। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। अगला चलते हैं, अडानी ग्रुप साइन एग्रीमेंट विद साउथ कोरिया पोस्को टू डेवलप स्टील मिल। देखिए ध्यान रखना है, साउथ कोरिया एक बहुत ही डेवलप कंट्री है, और यहाँ पर हमारा जो अडानी ग्रुप के साथ उनका एक डील फाइनल हुई है, उसको बोलते हैं पोस्को एक स्टील मिल है, उसके लिए ये डील फाइनल हुई है। तो मैं आपको बता देता हूँ इसमें हुआ क्या है। तो अडानी ग्रुप एंड द साउथ कोरिया लार्जेस्ट स्टील मेकर पोस्को हैज द साइन इज द नॉन बाइंडिंग मेमोरेंडम ऑफ द अंडरस्टैंडिंग MOU, कहते हैं ना MOU साइन करना। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म भी क्या होता है, ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि भैया बताइए MOU का फुल मीनिंग क्या है, तो इसका आप अच्छे से बता सकते हो, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, आगे देखते हैं, दिस इज द इंक्लूड एस्टैब्लिश्ड ऑफ द ग्रीन एनवायरमेंट फ्रेंडली इंटीग्रेटेड स्टील मिल एट द मुंद्रा गुजरात। द एस्टिमेटेड इन्वेस्टमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट इज द अप टू 5 बिलियन अप्रोक्स 37,000 करोड़। द नॉन बाइंडिंग MOU also intended the collaborate of the grow business level in the various other sectors such as the renewable energy, hydrogen and logistic in the responses of the carbon। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि 37,000 करोड़ का हमारा क्या नाम अडानी ग्रुप का और साउथ कोरिया के साथ की डील हुई है, जिससे कि अब जो स्टील बनाएंगे पोस्को के तहत वो कैसा होगा कि बिल्कुल इको फ्रेंडली होगा, और कोई भी एनवायरमेंट मतलब नहीं होना चाहिए, जिसके लिए इसमें यूज क्या किया जाएगा, हाइड्रोजन किया जाएगा। ठीक है, और रिन्यूएबल एनर्जी जिसको बार बार यूज किया जा सके, इस तरीके से इसको बनाया जाए, क्योंकि स्टील में बहुत ज़्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, बहुत ज़्यादा हीट की जरूरत होती है। चलिए आगे देखते हैं। तो ये क्वेश्चन आएगा कि भारत का या पोस्को के तहत किसके साथ इंपॉर्टेंट मतलब समझौता हुआ है, डील हुई है, कितने की हुई है, ये तमाम क्वेश्चन आपके करंट के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, इंपॉर्टेंट फॉर द ऑल कॉम्पिटिशन एग्जाम में। अडानी ग्रुप हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका, अहमदाबाद में है। हेडक्वार्टर कहाँ है अडानी ग्रुप का, अहमदाबाद। अडानी ग्रुप फाउंडर कब हुआ था, गौतम अडानी ने किया है, और इसका फाउंडर ईयर क्या है, 1988 ईयर में हुआ है। बेटा ज़्यादा दिन नहीं चला है ये, बहुत दिनों से मतलब ज़्यादा पुराना नहीं है, लेकिन आज टॉप पर है अडानी ग्रुप, क्योंकि अडानी ग्रुप ने अकेला यही नहीं है, अडानी ग्रुप का श्रीलंका में भी पोर्ट है, इंडिया में मुद्रा पोर्ट है, तो काफ़ी इसका बिजनेस है, माइनिंग्स वगैरह, पोर्ट वगैरह, ऐसे बिजनेस बहुत ज़्यादा हैं अडानी ग्रुप के। चलिए आगे देखते हैं क्या क्या है इसमें। UN प्रोजेक्ट्स इंडिया GDP एट द 66.5% इन फाइनेंशियल ईयर 2022। UN प्रोजेक्ट्स ने मतलब ये घोषणा की है कि इंडिया की GDP कितने रहने वाली है 2021 में।
तो ये सारी चीज़ें हम आज डिस्कस करने वाले हैं। चलिए आगे देखते हैं। जीडीपी ग्रोथ forecast of India in the fiscal 2022 is the estimate growth is the 6.5% as per the United Nations World Economic Situation and the Prospectus। यहाँ ये ध्यान रखना है, इसका भी फुल फॉर्म कई बार पूछा गया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्टस 2022 रिपोर्ट अर्लियर दिस इज वाज एस्टिमेट 8.4%। द वेस्ट इज द फ्लैगशिप रिपोर्ट produced by the UN Department of the Economics and the Social Affairs UN the DISHA you has the projected the growth rate of fiscal 2022 financial 22-23 at the 5.9% रहने वाली है। on a calendar year basis the UN has the projected India GDP as the follow। क्या क्या रहने वाली है तो मैं आपको बता देता हूँ, वो थोड़ा सा आपको देखने वाली है। देखिए हमारी अभी 21 में हमारी 9% तक जा सकती है, लेकिन 22 में 6.7% और 23 में 6.1% रह सकती है, यानी कि ये थोड़ा सा कमी देखी जा रही है यहाँ पर, क्योंकि कोरोना की मार है तो हो सकता है। अगला यहाँ पे कितना क्या ग्लोबली रहने वाली है तो मैं आपको बता देता हूँ। ग्लोबली हमारी 5.5 है, 22 में 4.0 है और 23 में 3.5 है। तो आपको बता देता हूँ कई कई देशों की तो माइनस में चली गई है। जैसे अभी पाकिस्तान है, दिवालिया हो गया है, उसको अपने दूतावास को बचाने के लिए कोई पैसा नहीं बचा हुआ है, सैलरी नहीं दे सकता और वो बार बार कश्मीर कश्मीर चिल्लाता रहता है, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है उसका। चलिए आगे चलते हैं, आगे इंपॉर्टेंट देखते हैं क्या है आपके लिए। एक्सिस बैंक टाई अप विद द मिकाशु पे फॉर बायोमेट्रिक बेस्ड बैंकिंग पेमेंट। देखिए अभी तक हम क्या कर रहे थे, गूगल पे कर रहे थे, फोन पे कर रहे थे, उस पर भी पावर्ड बाय एक्सिस बैंक रहता है। तो ये तमाम तरीके के हमने पेमेंट ऑप्शन देखे थे, लेकिन अब पहली बार बायोमेट्रिक यानी कि आपको कुछ भी नहीं जरूरत है। अब जो एटीएम होगी, मशीनें होंगी, बायोमेट्रिक होगी, या आप मोबाइल से भी निकालते हो तब भी बायोमेट्रिक होगा। आप थंब लगाओगे, वो स्कैन करेगा और वो आपको पहचान लेगा कि आपका ही थंब है और आपको पैसा मिल जाएगा। तो बायोमेट्रिक पहली बार ये हुआ है। ये क्यों जरूरी था? क्योंकि हैकर्स वगैरह क्या थे, पासवर्ड को हैक कर सकते थे, लेकिन बायोमेट्रिक को नहीं चुरा सकते। चलिए देखते हैं क्या है इसमें मिकाशु में। तो मिकाशु टाई अप द मिकाशु पे ऑफर द बायोमेट्रिक ऑथेंटिक सॉल्यूशन ऑफ द नेट बैंकिंग पेमेंट इन द मर्चेंट ऐप यूजिंग द फिंगरप्रिंट फेस आईडी विदाउट द नीड फॉर यूजर नेम पासवर्ड एंड वन टाइम पासवर्ड OTP is the solution with the reduce the time of payment from 50-60 seconds to the just 2-3 seconds and also increase the transaction success rate। देखिए अभी तक क्या होता था, हम पेमेंट करते थे तो करीबन 66 सेकेंड्स लग जाती, यानी कि 1 मिनट लग जाता था, लेकिन तो वो काफ़ी टिपिकल हो जाता था, समय लग रहा था। लेकिन अब पेमेंट है ना 2 से 3 सेकेंड में हो जाएगा। फेस चेक कर लेगा और आपका फिंगरप्रिंट चेक कर लेगा और तुरंत आपको पेमेंट सक्सेस कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से हो गया है। इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या रहने वाला है इसमें, तो मैं आपको बता दें एक्सिस बैंक फाउंडेड कब हुआ था, 3 दिसंबर 1993। अब इसमें और खास क्या रहने वाला है, एक्सिस बैंक हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई में है। एक्सिस बैंक MD और CEO कौन है, अमिताभ चौधरी है। एक्सिस बैंक चेयरपर्सन कौन है, श्री राकेश मखीजा है। और एक्सिस बैंक टैगलाइन बंदती का नाम जिंदगी। देखिए बढ़ती जिंदगी का नाम जिंदगी है, टैगलाइन क्या है इसकी एक्सिस बैंक की, बढ़ती का नाम जिंदगी। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। PM मोदी इनॉग्रेटेड MSME टेक्नोलॉजी सेंटर। देखिए इनॉग्रेटेड किया है उन्होंने MSME सेंटर को। अब इसके बारे में क्या खास है वो थोड़ा सा आप देख लेते हैं। ऑन द ओकेजन ऑफ द नेशंस यूथ डे 2022 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वर्चुअल इनॉग्रेटर ऑफ द MSME टेक्नोलॉजी सेंटर विच will function under the यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। ये किसके लिए चालू किया है, माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस। आगे देखते हैं इन पांडुचेरी, और कहां पर ये लागू हुआ है, पांडुचेरी में। द टेक्नोलॉजी सेंटर वाज द बिल्ड एट अ कॉस्ट ऑफ ₹122 करोड़ विद अ फोकस ऑन द इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग ESDM सेक्टर। क्लियर? तो द सेंटर वाज द इनॉग्रेट ड्यूरिंग द इनॉग्रेट इवेंट्स ऑफ द 25th नेशनल यूथ फेस्टिवल 12-13 जनवरी 2022 को ये किया गया है, जिसमें लोगों को रोजगार देने की कोशिश की जाएगी, लोगों को बिजनेस वगैरह करने के लिए कुछ मदद की जाएगी। इस तरीके से मोदी जी ने इसको लागू किया है। आगे देखते हैं, पांडुचेरी में ही किया है इसको। ही ऑल्सो द इनॉग्रेट द पांडुचेरी कमरजर
Maninandapapam modern the auditorium with the open air theatre in the Pondicherry. Armed Force Veterans Day 14 जनवरी 2020। 14 जनवरी 2020 को हमने क्या मनाया है, आगे देखते हैं। इंडिया द आर्म फोर्स वेटरन्स डे इज द ऑब्जर्व्ड ईच ईयर 14 जनवरी सिंस द 2070, और ये 2017 से हमने बनाना शुरू किया है इसको मनाना। द डे एम्स ऑफ द एक्नॉलेज द हॉनर ऑफ द selfless devotions in the sacrifice of the veterans in the services of the nation. 2022 marks of the 6th Armed Forces Veterans Day is the observed is the mark of respect of recognition services rendered by Field Marshal Cariappa Ovi, the first Indian Commander-in-Chief of the Indian Armed Force who retired 14 जनवरी 1953। ध्यान रखना है, हमारे जो पहले फील्ड मार्शल हैं इंडिया के वो कौन है, KM करियप्पा। ध्यान रखना है, तो इन्हीं की याद में हमने ये मनाना शुरू कर दिया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए आज का जीके है हमारा पार्ट वो इतना ही है, और थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ बेटा, इसको शेयर भी करिए, लाइक भी करिए, और आप पढ़ते रहिए। डेली डेली हम इसको करने वाले हैं, तो आपका जो करेंट है वो भी हम साथ में लेके चलेंगे, और जीके की सीरीज बहुत जल्दी लेके आ रहे हैं आपके लिए। वो कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियाँ हैं वो भी हम आपको लेके आते रहेंगे। आप जुड़े रहिए। आपको मैं भरोसा देता हूँ कि आपको जब तक सेना में ऑफिसर नहीं बन जाते तब तक हम आपके साथ हमेशा बने रहेंगे। आपको बनाएंगे ऑफिसर, यही हमारा विजन है। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि जो ज़रूरत है, जिन लोगों को चाहिए ज्ञान, वहाँ तक पहुँचना आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। धन्यवाद। जय श्री राम।